नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुजर साइंस फैकल्टी उज्ज्वल क्लासेस टोंक से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उज्ज्वल क्लासेस टोंक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइंस की क्लास नंबर 2। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने विज्ञान के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा था और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर आपका कोशिका, जिसके बारे में मैंने थोड़ा आपको पहले बताया था। आइए देखिए। देखो, कोशिका जो चैप्टर है वो विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर आता है और इस कोशिका के अंतर्गत अपने इसका जो चित्र था उसको समझा था पिछली क्लास में। आज फिर से मैं दोबारा एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जो आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें सबसे बाहर की जो झिल्ली हैं वो कहलाती है कोशिका झिल्ली और कोशिका में पाया जाने वाला द्रव कहलाता है कोशिका द्रव और सबसे मध्य में जो संरचना होती है वो कहलाती है केंद्र। ठीक उसी प्रकार जैसे केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव कहलाएगा केंद्रक द्रव और जो एक दूसरे के ऊपर पट्टिकाओं के रूप में संरचना है ये कहलाती है गोलजिकाएं। गोलजिकाएं या जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं गोल्जी बॉडी, इसे कहते हैं यहाँ पे। इस संरचना को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो संरचना है उसे कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जाली और ये कहलाती है लाइसोसोम। इस प्रकार से जो ये नामांकन है ये कोशिका से संबंधित नामांकन है, इन्हीं के आधार पर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोशिका से संबंधित आरआरबी यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने एक प्रश्न पूछा था कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको नहीं बताया था, अब मैं बता रहा हूँ आपको। उसे कह लेते हैं साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। तो ध्यान रखना है आगे से, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अपन बात करेंगे कि कोशिका के अंग और कोशिका के जो अंग हैं उनमें कोशिका के कई सारे अंग हैं। उनमें से सबसे पहला अंग हम ले रहे हैं कोशिका झिल्ली। या जैसे इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। देखिए, कोशिका में जो सबसे बाहर चित्र है, इसको नंबर 1 मार्किंग कर रहा हूँ। कोशिका का सबसे बाहरी झिल्ली कहलाती है कोशिका झिल्ली। इट मीन्स कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली है जो क्या करती है कि वातावरण से क्या बनाए रखती है? शरीर का संपर्क। तो वातावरण से शरीर का संपर्क बनाए रखती है। कोशिका झिल्ली वातावरण से क्या बनाए रखती है? संपर्क बनाए रखती है। देखिए, इस कोशिका झिल्ली में यहाँ क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो जहां से कुछ पदार्थों को अंदर जाने देते हैं, तथा कुछ पदार्थों को बाहर आने देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कोशिका झिल्ली द्वारा कुछ पदार्थ तो कोशिका के अंदर जा सकते हैं और कुछ पदार्थ कोशिका से बाहर आ सकते हैं। सभी पदार्थ अंदर नहीं जा सकते और सभी पदार्थ बाहर नहीं आ सकते। इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। पूछा गया प्रश्न है मित्रों
कि कौन सी झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है, जिसका कारण है कि कुछ कोशिकाओं को तो ये अंदर, कुछ पदार्थों को तो ये कोशिका के अंदर जाने देती है तथा कुछ पदार्थों को कोशिका से बाहर आने देती है। जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, इसका जो मॉडल दिया, इसका जो मॉडल दिया था उस मॉडल को कहते हैं फास्फोरस व लिपिड मॉडल। और देने वाले वैज्ञानिक थे, ध्यान रखना है, पूछा गया सवाल है, सिंगर और निकोलसन। सिंगर व निकोलसन, ये दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने मिलकर ये बताया था कि कोशिका झिल्ली का जो निर्माण होता है वो फास्फोरस और लिपिड से मिलकर होता है। इसलिए इस मॉडल को तरल मोज़ेक मॉडल भी कहा जाता है। तरल मोज़ेक मॉडल। सबसे महत्वपूर्ण और खास बात यह है कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपना भोजन अंतःग्रहण विधि से करता है। चूंकि सबसे बाहर पाई जाने वाली कौन सी झिल्ली है? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली जो अमीबा है, जिसे आप कहते हैं एक कोशिकीय प्राणी। कौन सा प्राणी? एक कोशिकीय प्राणी। अमीबा में भोजन अंतःग्रहण विधि से होता है। दूसरी और खास बात, ये जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली में विसरण व परासरण की क्रिया होती है। मित्रों, विसरण और परासरण क्रिया से अर्थ यह है कि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि किशमिश को यदि जल में डुबोया जाए तो फूल जाती है, और फूलना है परासरण। और उसी किशमिश को यदि आप नमक के पानी में डालते हैं तो वापस चिपक जाता है, जिसे कहा जाता है क्या? विसरण। तो ध्यान रखना है, विसरण और परासरण की क्रिया भी किस में होती है? कोशिका झिल्ली में होती है। और क्योंकि ये किस में पाई जाती है? जंतु कोशिकाओं में और पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं में एक संरचना और पाई जाती है जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति, जिसमें सवाल पूछा गया है कि केवल और केवल किस में उपस्थित होती है? पादप कोशिकाओं में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्या? सेल वॉल। और इस पे ये प्रश्न पूछा गया है कि किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सेलुलोज व पेक्टिन की। सेल्यूलोज और पेक्टिन के। जैसा कि एलडीसी में विज्ञान में प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, और प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत आता है कौन? सेल्यूलोज। तो ध्यान रखना है, सेल्यूलोज क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। कौन सा बहुलक है सेल्यूलोज? प्राकृतिक बहुलक। तो ये था कौन सा? कोशिका झिल्ली, जिसके बारे में दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ आपको कि कोशिका झिल्ली जो है, सेल मेम्ब्रेन जिसे आप कहते हैं, कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहर की परत है। कोशिका झिल्ली में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिनसे कुछ पदार्थ अंदर जा सकते हैं और कुछ पदार्थ बाहर आ सकते हैं, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली के द्वारा विसरण और परासरण की क्रिया होती है। दूसरी बात, जो कोशिका झिल्ली है इसका मॉडल दिया था सिंगर और निकोलसन ने, और जिसे कहा गया लिक्विड फ्लूइड मॉडल या तरल मोज़ेक मॉडल, जो फास्फोरस और लिपिड का बना होता है। उसके बाद आपने बात की कि कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक प्राकृतिक बहुलक है, जो एलडीसी में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, ये था पहला अंग कोशिका का। अब बताने जा रहे हैं आपको दूसरा अंग, और उसमें ध्यान रखना है आपको केंद्रक। जिसपे एसएससी ने सवाल पूछा वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि निम्न में से
कौन सा कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? ये सवाल पूछा एसएससी। ऑप्शन थे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काई, लाइसोसोम और चौथा है केंद्र। तो मित्रों इसका उत्तर सही है केंद्र। कारण अब हम इसका स्टडी करेंगे तब पता चल जाएगा आपको कारण क्या रहा और क्यों कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यानी सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्या? केंद्र। यानी कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? केंद्र। तो जानते हैं केंद्र के बारे में। देखो केंद्र का सबसे पहला ध्यान रखना, केंद्र का खोजकर्ता कौन है? सभी जानते हैं जैसा कि केंद्र का खोजकर्ता है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी किसमें? 1831 में। यानी केंद्र का खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कक्षाओं में, कई सारे कॉम्पिटिशन में पूछा गया है कि केंद्र का खोजकर्ता कौन है, तो रॉबर्ट ब्राउन। ध्यान रखना। दूसरा जो केंद्रक है ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसका कारण क्या है? क्योंकि केंद्रक जो होता है इस केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र जब पाए जाते हैं तो गुणसूत्र होते क्या हैं? तो गुणसूत्र जो है जिसे आप कहते हैं क्रोमोसोम। तो पहला तो ये जान लीजिए क्रोमोसोम के बारे में कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी। पूछा गया सवाल है, ये भी सीधा ही पूछ लेता है कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी। तो गुणसूत्र की खोज की थी स्टारबर्गर ने। और गुणसूत्र जो नाम है ये नाम दिया था डब्ल्यू वाल्डे। डब्ल्यू वाल्डे ने गुणसूत्र नाम दिया था। और जैसा कि यदि गुणसूत्र की बात की जाए तो मनुष्य में जो मनुष्य है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। यानी मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी का अर्थ हुआ 46 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र? 46। और 46 जो गुणसूत्र है ये किस रूप में पाए जाते हैं? अर्थात गुणसूत्र जो होते हैं ये गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लैंगिक गुणसूत्र, और दूसरे नंबर के होते हैं अलैंगिक गुणसूत्र। ये सेक्सुअल क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स। लैंगिक गुणसूत्र होते हैं ये मनुष्य में होते हैं कितने जोड़े? 1 जोड़ी। और अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में कितने जोड़ी? 22 जोड़ी। इट मीन्स 22 जोड़ी गुणसूत्र संपूर्ण शरीर का तो निर्माण करेंगे लेकिन लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे। लिंग का निर्धारण करेंगे कौन से? लैंगिक गुणसूत्र। और वैसे देखा जाए तो लैंगिक गुणसूत्र भी दो प्रकार के हैं, यानी कि नर में अलग और मादा में अलग। नर में होते हैं XY और मादा में होते हैं XX। यानी नर में जो गुणसूत्र है वो है XY और मादा में जो गुणसूत्र है XX। ठीक वैसे ही जब X का संयोजन X से होता है तो गर्ल का यानी लड़की का जन्म होता है, और X का संयोजन Y से होता है तो लड़के का जन्म होता है। इसका अर्थ यह है मित्रों कि संतान उत्पत्ति जो है वो पिता पर निर्भर करती है, न कि माता पर। क्यों? क्योंकि माता के पास हमेशा ही XX गुणसूत्र होते हैं,
जबकि निर्भर करता है कि पिता के गुणसूत्र में से कौन सा गुणसूत्र माता के गुणसूत्र से सहयोग कर रहा है। अर्थात पिता का गुणसूत्र ही निर्धारण करेगा कि लिंग का निर्धारण क्या होगा। तो इस प्रकार से आपको गुणसूत्र का ध्यान रखना है। जो गुणसूत्र होते हैं तो ये जो केंद्रक हैं गुणसूत्र, इस केंद्रक में ऐसे धागे के समान पड़े रहते हैं, धागे के समान सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, गुणसूत्र। कहने का अर्थ यह है कि ये जो गुणसूत्र हैं ये माता पिता से कहा जाते हैं, गुणसूत्र माता पिता से कहा जाते हैं संतान में जाते हैं, माता पिता से कहा जाते हैं संतान में जाते हैं, और जिसके कारण ही सारे गुण माता पिता से संतान में चले जाते हैं। और संतान में माता पिता से डीएनए द्वारा जाते हैं। किसके द्वारा जाते हैं, डीएनए। डीएनए क्या है, तो डीएनए है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए के ऊपर अभी एलडीसी में प्रश्न पूछा गया कि डीएनए का मॉडल किसने दिया है, तो आपने देखा होगा डीएनए का मॉडल जो दिया था वो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है द्विकुंडलित, यानी इसकी संरचना कैसी होती है, द्विकुंडलित। और द्विकुंडलित डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने, वाटसन व क्रिक ने। लेकिन मित्रों सवाल पूछा कि डीएनए का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में, लेकिन प्रश्न ये भी नहीं पूछा। प्रश्न तो ये पूछा गया कि जो डीएनए का मॉडल दिया गया उसका नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो इस डीएनए के ऊपर जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्राइज, वो दिया गया था 1962 में। कब दिया गया था, 1962। तो डीएनए का नोबेल पुरस्कार 1962 में दिया गया, जिसकी वाटसन और क्रिक ने जिसके बारे में बताया था वो था द्विकुंडलित मॉडल। और एक होता है आरएनए, डीएनए की ठीक ऐसे ही होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड वो होता है क्या, आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए। आरएनए और डीएनए दोनों ही पाए जाते हैं किसमें, कोशिका में। ठीक है, नेक्स्ट अंग की तरफ अपन बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे अपन आते हैं, और उस नेक्स्ट पॉइंट का नाम है जीव द्रव्य। तीसरा जो अंग है वो है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य जो है, जैसा आप देख रहे हैं इस चित्र में, एक तो है कोशिका द्रव, इट मीन्स कोशिका में पाए जाने वाला द्रव कौन सा है, कोशिका द्रव। और केंद्रक में पाए जाने वाला द्रव कौन सा है, केंद्रक द्रव। कोशिका में उपस्थित द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक में उपस्थित द्रव्य केंद्रिक द्रव्य, और दोनों मिला के कहलाते हैं जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य की खोज करता है कौन, डुजार्डिन। डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज की थी। और रेलवे ने इस पे प्रश्न पूछा है 2-3 बार लगातार कि जो जीव द्रव्य हैं, इस जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार, भौतिक आधार कहा जाता है, कहा जाता है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि जीव द्रव्य का जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा क्या, जीव द्रव्य। और पूछा जाए कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट है हेक्सले का। हेक्सले नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। और यही प्रश्न पूछा गया रेलवे रिक्वायरमेंट में, यानी आरआरबी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2 बार लगातार कि
जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? तो किसने कहा? हेक्सले ने कहा। और हेक्सले ने जीव द्रव्य को भौतिक आधार कहा। तो जीव द्रव्य जो है ऑप्शन में नहीं था, वहां पे मित्रों ऑप्शन में था प्रोटोप्लाज्म। तो कहने का अर्थ यह है कि जीव द्रव्य को ही अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इस प्रकार से आज हमने 3 अंगों के बारे में अध्ययन किया। पहला आपने पढ़ा कोशिका झिल्ली, दूसरा आपने पढ़ा केंद्रक, और तीसरा आपने पढ़ा जीव द्रव्य। कोशिका, केंद्रक, जीव द्रव्य, ये सभी अंग से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और इनको अच्छे से पढ़िए और लगातार जुड़े रहिए उज्ज्वल क्लासेस के साथ। आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।